कि मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो रिकवरी का मतलब है अब वापस पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में रिकवर हो रही है। सेपरेशन वेलोसिटी इसलिए जीरो है क्योंकि अगर वो सेपरेट हुई ही नहीं तो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी कैसे, ठीक है। इलास्टिक में सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी होती है, इसमें नहीं होती, जीरो। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इक्वल मास की बॉडीज इलास्टिकली यानी परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करेंगी, आई रिपीट इक्वल मास की, तो दे विल सिंपली एक्सचेंज देयर स्पीड। कि जब भी बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ही तो है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाना। आम जिंदगी में कोलिजन और जो फिजिक्स की जिंदगी है उसमें कोलिजन्स में क्या अंतर होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जब दो ब्लॉक्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा हो और पीछे से एक ब्लॉक टकराए उस स्प्रिंग पर, राइट, तो उस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पर दोनों ब्लॉक्स की सेम स्पीड्स आ जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम डेफॉर्मेशन मींस नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडीज स्टोर्ड इज मैक्सिमम। चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये सेंटर ऑफ मास की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज का ये 7वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम एक और बहुत बढ़िया टॉपिक कोलिजन्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, कोलिजन्स, कितनी तरह की कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन्स जब दो बॉडीज या एक से ज़्यादा बॉडीज जब आपस में टकराती हैं तो क्या क्या बॉडीज में चेंजेस आती हैं, यानी एक बॉडी जो दूसरे में टकराई उसने दूसरी बॉडी पे क्या क्या डेफॉर्मेशंस की भी हैं या नहीं की हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कितनी तरह की कोलिजन्स होती हैं आम जिंदगी में, कोलिजन और जो फिजिक्स की जिंदगी है उसमें कोलिजन्स में क्या अंतर होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं कोलिजन्स। प्यारे बच्चों, कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट होता है। एक कोई भी कोलिजन है, बी इट एनी काइंड ऑफ कोलिजन, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब होता है सबसे अलग। आम भाषा में आइसोलेट मतलब सबसे अलग, टेक्निकल भाषा में, फिजिक्स की भाषा में आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे बाहर से लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो जाए, तो दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोलिजन भी एक तरह का आइसोलेटेड इवेंट होता है, आइडियल केस में हम मानते हैं ये चीज, राइट। तो जब दो बॉडीज, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, सो दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ये ए बी से टकरा गई। जब ये आपस में टकराई, ये किसी भी शेप की हो सकती है, तो मैंने इनको कोई भी आर्बिट्ररी शेप दे दी, ये स्फीयर हो सकती है या इट कैन बी एनी आर्बिट्ररी शेप, राइट। तो ये जब इससे टकराई तो इस दौरान इसने इस पे फोर्स लगाई और इसने इस पे फोर्स लगाई, ठीक है। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इवेंट होता है तो हमने इनको बाहर से जबरदस्ती कोलाइड करवाया नहीं है। यानी ऐसा तो है नहीं कि मैं एक गाड़ी को साथ में पकड़ लूं, एक गाड़ी को साथ में पकड़ लूं और दोनों को भी ऐसे टकरवा दूं, तो वो तो फिर मैंने बाहर से जबरदस्ती टकरवाया है, उनको कोलाइड करवाया है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए बाहर से जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो ही रहेंगी, बी इट एनी काइंड ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन के दौरान वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी और मान लीजिए कि इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई एन और इसने इस पे फोर्स लगाई एन, उतनी ही फोर्स, एक्शन का रिएक्शन। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा था कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, तो ये ड्यूरिंग कोलिजन ये बॉडी चाहती है कि इसको डिफॉर्म कर दे, ये भी चाहती है इसको डिफॉर्म कर दे, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं, हमारी ये असम्पशन रहेगी कि बॉडी ए की जो स्पीड थी वो u1 थी और बॉडी u2 थी और u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो ये इससे टकराएगी आकर, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन इन्होंने फोर्सेस लगाई एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए होगा क्या, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा ये इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर n बढ़ता है, इफ n इंक्रीजेस, अगर n बढ़ता है तो B की डेफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, यानी बॉडी ए
उसको प्रेस करेगी और ज्यादा, क्योंकि n बढ़ रहा है और n, ये वाला n की बात कर रहा हूं, ये वाले n की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाले n बॉडी b की बात कर रहा हूं। अगर n बढ़ता है तो उसके कारण बॉडी b को बॉडी a बहुत जोर से कंप्रेस करती चली जाएगी, यानी इसको डिफॉर्म करती चली जाएगी। अब इसके ये वाले n से अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक्शन रिएक्शन। तो ये बढ़ने से a पर क्या फर्क पड़ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये वाला अगर n बढ़े तो बॉडी b को बहुत जोर से दबाएगी, तो उससे क्या होगा, बॉडी b की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर इस तरफ फोर्स बढ़ रही है तो F = m में, तो जिस पे लग रही है उसकी जाहिर सी बात है स्पीड या वेलोसिटी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगी उसकी। ठीक है, इफ n इंक्रीजेस देन स्पीड ऑफ बॉडी b इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ बॉडी a डिक्रीजेस। अब देखिए ये क्यों, इसका तो समझ में आता है कि अगर n ये बढ़ रही है तो इस तरफ स्पीड बढ़ाएगी, अगर इस तरफ n बढ़ रही है तो इसकी जो स्पीड है उसको घटाएगी, क्योंकि इसके मोशन के अगेंस्ट लग रही है और ये फोर्स इसके मोशन को सपोर्ट कर रही है। तो शुरू में तो हमने ये कहा कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन एक समय के बाद इसकी स्पीड घटने लग पड़ेगी और इसकी स्पीड बढ़ने लग पड़ेगी। उसका मैंने आपको टेक्निकल कारण बता दिया कि n के बढ़ने से कैसे स्पीड ऑफ बॉडी b बढ़ रही है और कैसे स्पीड ऑफ बॉडी a घट रही है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये एक समय ऐसा भी आएगा जब n बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। ठीक है, तो जब n अपनी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी उस समय बॉडीज में मैक्सिमम डेफॉर्मेशन हो रही होगी। तो आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम डेफॉर्मेशन कब होएगी? तो मैक्सिमम डेफॉर्मेशन तभी होएगी जब दोनों बॉडीज अपनी इक्वल स्पीड्स अटेन कर लेंगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जब n बढ़ रही है तो इसकी स्पीड जो पहले कम थी वो बढ़कर एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर लेगी। ठीक है, और इसकी स्पीड जो पहले ज्यादा थी वो घटकर वही सेम वैल्यू अटेन कर लेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें कि एज दी नाउ एट ए पर्टिकुलर टाइम t देयर विल बी मैक्सिमम डेफॉर्मेशन इन द बॉडीज, दैट इज ये मैक्सिमम डेफॉर्मेशन कब होगी? जब बोथ द बॉडीज विल अटेन इक्वल स्पीड्स, दैट इज दिस विल हैपन व्हेन both the bodies will attain equal speeds। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे स्प्रिंग्स के मैंने जो लास्ट लेक्चर लिए हैं, ठीक है, 6वां लेक्चर था, 6वां लेक्चर जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसमें मैंने आपको टेक्निक बताई थी। स्प्रिंग के केस में भी ऐसे होता है, जब 2 ब्लॉक्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा हो और पीछे से एक ब्लॉक टकराए उस स्प्रिंग पर, राइट, तो उस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पर दोनों ब्लॉक्स की सेम स्पीड्स आ जाती हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, यानी आप इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक मिनट बोर्ड रब करता हूं। तो क्या हुआ, जैसी आपने मैक्सिमम डेफॉर्मेशन शो करनी है डायग्रामेटिकली, तो क्या हुआ, बॉडी ए बॉडी बी, अब n तो बढ़ चुकी है, बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी है, मान लीजिए n डैश, तो ये भी n डैश, तो यहां पर याद रखिए ये मैक्सिमम डेफॉर्मेशन है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने के लिए मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए, तो इस केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों बॉडीज के बीच का, तो n डैश अब n से बड़ा हो जाएगा। तो जब ये चीज होगी तो जितनी इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v, उतनी ही इसकी होगी। तो v का मतलब यहां पर ये है कि इस बॉडी की वेलोसिटी घटकर v हो चुकी है और इसकी बढ़कर v हो चुकी है, तो दोनों दे हैव अटेन इक्वल वेलोसिटीज एट मैक्सिमम डेफॉर्मेशन। ठीक है, तब आपको इसमें एक न्यूमेरिकल बड़ा कॉमन सा बन सकता है कि जो बॉडीज ने वेलोसिटीज अटेन की हैं मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पे वो निकालिए। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट सुनिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है। आइसोलेटेड इवेंट मींस बाहर से लगने वाली सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। तो ये जो कहानी है, आपको जब लॉज ऑफ मोशन करवा रहे थे तो उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सिखाया गया था कि किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व्ड होता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। तो इसका मतलब किसी भी तरह की कोलिजन में, बी इट इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो, दुनिया की कोई भी कोलिजन हो, तो आप एक कॉन्सेप्ट पक्का लगा सकते हो कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसलिए शुरू करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल बना दिया मैंने कि फाइंड दी, क्वेश्चन ये है फाइंड दी, इसका पहला पार्ट v, जो ये बॉडी की v हुई है एट मैक्सिमम डेफॉर्मेशन। ठीक, सेकंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
एट मैक्सिमम डेफॉर्मेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का कितना नुकसान हुआ। तो चलिए पहले v निकालते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इनिशियली अगर मान लीजिए इस बॉडी का मास m1 है, इसका m2 है, तो इसका मोमेंटम है m1 u1। अब डायरेक्शन फॉलो करनी है आपने, याद रखिए एक्स वाई दोनों बॉडीज राइट साइड पे जा रही हैं, ये भी इधर, ये भी इधर जा रही थी। ठीक है, पीछे से आगे इसने टक्कर मारी, तो इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। फाइनली ये भी इधर, ये भी इधर, तो m1 m2, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 भी, इसका m2 भी। यहां से v कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया तो नीचे आ गया। तो ये आपकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पे आई उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पर। अब देखिए ये एक पॉइंट याद रखना, मैक्सिमम डेफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि ये दो बॉडीज में अब इलास्टिक, या इलास्टिक शब्द अभी मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इलास्टिक चीज नहीं बताई, शब्द नहीं बताए, तो मैं इन दो बॉडीज में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर हो चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम डेफॉर्मेशन मींस नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडीज स्टोर्ड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डेफॉर्मेशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो एक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब कोई दूसरी एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, बॉडीज मोशन में थी, द बॉडीज पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जबरदस्त लॉस हुआ होगा, इसी के कारण मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक याद रखना कि एट मैक्सिमम डेफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, हमें तो चलिए अब जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मींस जो लॉस हुआ है, लॉस का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लॉस कैसे निकालते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू माइनस करके। तो लेट अस कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो लॉस हुआ दैट इज KI/K फाइनल। इनिशियल इसको देखिए, इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी है, ये तो इनिशियल एनर्जी होगी। इसमें से फाइनली इसको देखिए, दोनों की कॉमन स्पीड है वो निकाल चुके हैं आप, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। ये v की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, आपके पास लॉस आ जाएगा। तो जो ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी ने अपने आप को मिनिमाइज किया, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज हुई, तो हमने वो लॉस निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मैं बोर्ड रब करूं। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे कोलिजन से पहले जो वेलोसिटीज थी बॉडीज के पास, और ड्यूरिंग कोलिजन वो वेलोसिटीज कैसे चेंज हुई, मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पे क्या हुआ। तो अब वही कहानी से कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा उन्हीं सेम बॉडीज में। तो जो पिछला सवाल था उसी से कंटिन्यू करते हुए, तो नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो मान लीजिए आफ्टर कोलिजन एक केस डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। अगर तो वो कोलिजन के बाद सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, तो देखिए अब कोलिजन में दो तीन चीजें याद रखनी है। जब बॉडीज की टेंडेंसी है टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी टू, वो अब चिपकी नहीं रही, कोलिजन के दौरान चिपकी हुई है, राइट। अब कोलिजन के बाद अगर सवाल में कुछ ऐसा मेंशन्ड है या कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, तो जो भी बॉडीज इलास्टिक मटेरियल की बनी होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कोलिजन के बाद सेपरेट हो जाएं, चिपकी ना रहें, दे डू नॉट स्टिक टुगेदर। वही खास बात होती है इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है जी, तो मान लेते हैं कि ये सेपरेट होगी। अगर ये सेपरेट होगी तो जितनी भी इनमें डेफॉर्मेशंस हुई होंगी ड्यूरिंग कोलिजन, जितने भी इस बॉडीज में डेंट वगैरह पड़े होंगे इंपैक्ट के कारण, वो सारी रिकवरी हो जाती है। तो अगर रिकवरी होगी तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम डेफॉर्मेशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो रिकवरी का मतलब है अब वापस पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में रिकवर हो रही है। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन हुआ था वो आफ्टर कोलिजन सारा का सारा रिकवर हो जाता है। तो अब होगा क्या, देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन यानी ड्यूरिंग कोलिजन तो था, इसकी स्पीड भी v थी, इसकी भी v थी। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड v से v1 होगी, इसकी v2, यानी अब v2 v1 से ज्यादा होगा। शुरुआत हमने की थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी b बॉडी से, ड्यूरिंग कोलिजन बराबर होगी, आफ्टर कोलिजन अब इसकी ज्यादा होगी। उसका रीजन आपको बता ही दिया, क्योंकि इधर पुश मिल रहा होगा, ठीक है, ये वाली इसके मोशन को सपोर्ट कर रही होगी, ये अपोज कर रही होगी, उसके कारण इसकी स्पीड अब इससे कम होना शुरू होगी। तो ये आफ्टर कोलिजन का केस है। तो ये जो है अब यहां लिख देता हूं, इफ
कंप्लीट रेफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रेफॉर्मेशन, रिफॉर्म होना। रिफॉर्म होना मतलब वापस अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर करना। ये तभी पॉसिबल है अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि द मटेरियल ऑफ द बॉडीज इज इलास्टिक। तो ये इलास्टिक कोलिजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन इफ कंप्लीट रेफॉर्मेशन अकर्स देन इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। याद रखना, इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अब इलास्टिक कोलिजन का अगला पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट हो गया, कंप्लीट रेफॉर्मेशन होनी चाहिए, बॉडीज वापस आनी चाहिए, रिकवरी हो जाती है। इसका मतलब है दैट इज कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इज रिकवर्ड, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इज रिकवर्ड, दैट इज, इसका मतलब है टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे अगर इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन के सवाल के लिए दो फंडे पक्के हो गए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक बात याद रखना। ऐसी अगर पूरी की पूरी रेफॉर्मेशन ना हो तो क्या, मैं एक मिनट बोर्ड रब कर दूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब एक बात और, जो इलास्टिक कोलिजन है वही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर न्यूमेरिकल में परफेक्ट शब्द ना भी लिखा हो, केवल लिखा हो इलास्टिक कोलिजन, तो वो परफेक्टली इलास्टिक ही होगा, ठीक है। अगली बात, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर न्यूमेरिकल्स में इनइलास्टिक लिखा है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है। अगर वो आपको कहेगा कि हाँ ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, तभी उसको परफेक्टली इनइलास्टिक मानना है। तो क्या अंतर है दोनों में, देखिए इलास्टिक में तो क्या होता था, बॉडी सेपरेट हो जाती थी, ये सेपरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका पहला पॉइंट, नो रेफॉर्मेशन अकर्स। अगर कोई रेफॉर्मेशन नहीं हो रही तो मतलब वो सेपरेट नहीं हो रही। अकर्स दैट इज बॉडीज stick together and move together after collision। वो चिपकी रहती हैं एक दूसरे से और मूव करती हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर वो चिपकी हुई हैं तो आपको पता है कि ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट किया होगा, तो वो डिफॉर्म्ड स्टेट में ही आगे मूव करेंगी। अगर वो डिफॉर्म्ड स्टेट में ही आगे मूव करेंगी तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हो चुका होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डेफॉर्मेशन पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कंजर्व तभी होगी अगर वो जो लॉस हुआ ड्यूरिंग कोलिजन वो रिकवर भी हो जाए। रिकवर तभी होगा अगर वो सेपरेट होंगी, सेपरेट होंगी तभी रिकवरी होगी, यहां सेपरेट नहीं हो रही। तो दे विल मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, दैट इज दे विल मूव विद देयर डिफॉर्म्ड स्टेट्स ओनली, उसी स्टेट्स में ये मूव करती रहेंगी। इसका मतलब है देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह की कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। इसका मतलब है टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना। और इसमें एक और पॉइंट बता देता हूं, ऑल्सो इस तरह की कोलिजन में द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो। ये आगे बताऊंगा आपको जब रेस्टिट्यूशन करवाऊंगा कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है। याद रखना है सेपरेशन वेलोसिटी इसलिए जीरो है क्योंकि अगर वो सेपरेट हुई ही नहीं तो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी कैसे, ठीक है। इलास्टिक में सेपरेशन में वेलोसिटी होती है, इसमें नहीं होती, जीरो। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ऐसे इनइलास्टिक शब्द, इट इज जस्ट सिमिलर टू परफेक्टली इलास्टिक, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कोई भी रेफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होती, यानी मैक्सिमम डेफॉर्मेशन से ही बॉडी आगे जाती है, उसमें थोड़ी बहुत रेफॉर्मेशन हो जाती है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि टकराव के दौरान उन्होंने इंपैक्ट तो किया लेकिन थोड़ा बहुत मटेरियल ने अलग हो गए, थोड़ी बहुत अलग हुए, यानी थोड़ी बहुत रिकवरी पॉसिबल हुई, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, पूरी रिकवरी काइनेटिक एनर्जी की नहीं हुई। इसका मतलब वो पार्शियल डिफॉर्म्ड स्टेट्स से ही आगे मूव करती रही। ये फुली डिफॉर्म्ड स्टेट्स में आगे मूव करती रही, वो पार्शियल डिफॉर्म्ड स्टेट्स में आगे मूव करती रही। तो इसमें हम ये कहेंगे पार्शियल रेफॉर्मेशन अकर्स, थोड़ी बहुत रेफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्योंकि पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अभी भी कम है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, ये अभी भी कम है, ठीक है जी। इसमें जो
इसलिए भी हम कह सकते हैं कि पार्शियल रिकवरी हुई है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सेपरेट होगी वो, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है ना वो सम अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे साउंड, हीट, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स, दैट इज साउंड, हीट एटसेट्रा, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 3 तरह की कोलिजन्स हमारे सिलेबस में है। आई रिपीट, इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सिंपली इनइलास्टिक। तो ये तीनों को ध्यान से देखिए, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और तकरीबन यही कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स और हैं, हम आगे अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन का, आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई इसका सिंबल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लेट अस सी इट्स फॉर्मूले। इसका जो पहला फॉर्मूला है दैट इज impulse of reformation, that is IR upon impulse of deformation, that is ID, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इम्पल्स आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर जो एक दूसरे पे बॉडीज फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन हम दोनों के बीच का, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रेफॉर्मेशन इनटू dt, force into time, that is impulse of reformation upon integration of normal reaction of deformation into dt. So this is the first formula for coefficient of restitution. It can also be stated as, or you can say restitution is velocity of separation upon velocity of approach. तो ये हमने रिलेटिवली लेनी है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज द सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। ये मैं बताऊंगा विद न्यूमेरिकल्स कैसे क्या है इनका मतलब। तो इन 2 फॉर्मूलों के अलावा रेस्टिट्यूशन का कोई और फॉर्मूला नहीं है। अब हमने 3 तरह की कोलिजन्स डिस्कस की, सभी का रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट अलग अलग होता है, तो एक एक करके मैं लिख रहा हूं उसको, वो क्यों ऐसे होता है हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो याद रखने पॉइंट्स। फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक, अंडरस्टूड है, उसका रेस्टिट्यूशन होता है 1। क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन रेस्टिट्यूशन इज 0, क्यों होता है डिस्कस करेंगे। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन इसका 0 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है। तो ये रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। 0 से बड़ी और 1 के बीच में लाई करेगी, या 0 हो सकती है आपको बता दिया, या 1 हो सकती है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके आंसर्स 1 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो। तो ये आपने रेस्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हैं कॉन्सेप्ट। लिखता हूं मैं क्वेश्चन। प्रूव दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन दैट इज हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब है 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। बताता हूं। हेड ऑन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ स्पीड्स आफ्टर कोलिजन। प्रूव करते हैं। सिचुएशन ये है, मान लीजिए एक बॉडी है, वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, और ये होने चाहिए इक्वल मास की बॉडीज होनी चाहिए, ऑफ इक्वल मास। ये एम है, ये एम है। ये मान लीजिए u1 की स्पीड से u2 की स्पीड से जा रही है कोलिजन से पहले। सो दिस इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये टकराई, इलास्टिकली टकराई, तो ये सेपरेट होंगी। सेपरेट होने के बाद पता नहीं इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी, चेंज तो होगी, आपको बताया था मैंने, और किस डायरेक्शन में होंगी हमें नहीं पता। तो जब तक कुछ मेंशन ना हो तो अपनी मर्जी से ये नहीं सोच लेना कि अच्छा ये इससे टकराएगी तो उल्टा आएगी ना, या तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप एक सेम डायरेक्शन में मान लीजिए, उनके आंसर्स नेगेटिव पॉजिटिव आ गए तो वो डायरेक्शन अपने आप बता देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कोलिजन्स के न्यूमेरिकल के लिए। तो करना क्या है, आफ्टर कोलिजन मान लीजिए इसकी स्पीड u1 से v1 होगी और इसकी स्पीड u2 से v2 होगी। दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो mu1 प्लस mu2, क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन जा रहे हैं पॉजिटिव, mv1 प्लस mv2, m कैंसिल, ये बन गया u1 प्लस u2 इज v1 प्लस v2। तो लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन और बनाते हैं, इसमें रेस्टिट्यूशन का
कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे? रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए अब सेपरेशन का मतलब क्या है? बॉडीज सेपरेट कब होंगी? कोलिजन के बाद। तो आफ्टर कोलिजन वाली डायग्राम में आपने हमेशा देखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और बिफोर कोलिजन वाली डायग्राम से आपने हमेशा निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सेपरेशन की बात करें, सेपरेशन मींस जब ये सेपरेट होंगी तो ऑब्वियसली बात आपको बताया था कि V2 V1 से बड़ा हो जाएगा और इनिशियली U1 U2 से बड़ा है। तो रिलेटिवली दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव अप्रोच कैसे निकालेंगे? बड़े में छोटा माइनस कर दो, V2 माइनस V1। अप्रोच मींस ये इससे बड़ा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर माइनस होगा U1 माइनस U2। E की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए कितनी होती है? 1। अभी पीछे बताया मैंने आपको, दिस इज 1। तो यहां से इक्वेशन बन गई V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करें तो देखते हैं क्या बनता है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो जब ये कैंसिल हुआ U1 किसके बराबर आ चुका है? फर्स्ट इक्वेशन से V2 के बराबर, और इस सेकंड इक्वेशन से V2 किसके बराबर आ चुका है? U1 के बराबर। अब देखिए ये एक्सचेंज ही तो हो रहा है। पहली बॉडी की जो स्पीड है वो V2 के बराबर होगी, यानी इसके बराबर होगी, यानी दूसरी बॉडी के बराबर होगी, और जो दूसरी बॉडी की स्पीड है वो पहली बॉडी के बराबर होगी। तो एक्सचेंज ही तो है। तो हमने प्रूव कर दिया कि व्हेनेवर इक्वल मास की बॉडीज इलास्टिकली यानी परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करेंगी, आई रिपीट इक्वल मास की, तो दे विल सिंपली एक्सचेंज देयर स्पीड्स। एक इसका शानदार एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने स्नूकर या पूल खेली हो तो पूल में जो आपकी ब्लैक बॉल होती है जिसे क्यू बॉल कहते हैं, वो जब रेड बॉल को हिट करते हैं हम क्यू बॉल से, तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम मास आप मान सकते हो। ठीक है, तो वो आम जिंदगी में वो वाली कोलिजन लगभग इलास्टिक होती है, वैसे वो भी प्रॉपरली नहीं होती। ठीक है, तो उसमें कई बार जो प्लेयर है वो ऐसे शॉट हिट करता है कि जो क्यू बॉल है वो एकदम रुक जाती है। और रुकी क्यों? क्योंकि जो रेड बॉल थी वो रुकी हुई थी, उसकी स्पीड क्यू बॉल ने ले ली और अपनी स्पीड क्यू बॉल ने रेड बॉल को दे दी। तो ये सिंपल एक एग्जांपल होता है कि कैसे इक्वल मास की बॉडीज जब इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो हाउ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला मान लीजिए, अब एक एक करके अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक फ्लोर है, ये फर्क नहीं पड़ता अभी इस क्वेश्चन में, मान लीजिए स्मूथ के बना, रफ भी होता तो कोई, ये रफ भी हो सकता था तो भी कोई चेंजेस नहीं आती इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मान लीजिए यहाँ से एक बॉल है, ये नीचे आ रही है, ठीक, यू की स्पीड, ये रिलीज किया आपने, ठीक है, ये टकरा गई यहाँ से, तो इनकी कोलिजन हुई। तो जो कोलिजन का जो रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट है वो ई दिया हुआ आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ई पूछ लिया, या कोलिजन के बाद कितनी स्पीड है, या इस बॉल पर कितनी इंपल्स लगी, ये सब चीज़ें पूछ ली, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, तो ई इसका निकालना है। मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको, ये यू की स्पीड से आ रही है, टकराने के बाद, तो ये है बिफोर कोलिजन और दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मान लीजिए टकराने के बाद इसकी अब स्पीड हमें पता नहीं कितनी है, वो v होगी, u से v होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये क्यों होगी? क्योंकि जब ये टकराई होगी फ्लोर से एक इंपैक्ट n ऊपर लगा होगा। क्यों? क्योंकि बॉल ने भी नीचे की तरफ फ्लोर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई होगी, तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। तो n क्योंकि एक इंपल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करती है, तो अचानक से बॉडी की जो डायरेक्शन और स्पीड है उसने चेंज कर दी, u से v कर दी उसने, ठीक है। तो n के कारण ये सब हुआ। n यहाँ पर एक इंपल्सिव फोर्स है, राइट। तो अब यहाँ पर रेस्टिट्यूशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन के लिए आपने फाइनल बॉडी देखनी है। अब इसमें कोलिजन, दो बॉडीज कौन कौन सी जिनमें कोलिजन हो रही है? एक बॉल, एक फ्लोर। फ्लोर तो हमेशा रेस्ट पर, ग्राउंड, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, यानी फ्लोर से ये सेपरेट होती चली जाएगी। फ्लोर तो अपनी जगह ही है, ये ऊपर जाती जाएगी। तो यहां से सेपरेशन कितनी होगी? v माइनस जीरो, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड होगी ही नहीं, ठीक है। ये सेपरेट होती जाएगी। अप्रोच, शुरू में ये इसको अप्रोच कर रही है, यानी ये इनका गैप कम होता जा रहा है, तो यहां से अप्रोच निकालेंगे, दिस माइनस दिस, अगेन फ्लोर रेस्ट पे होगा, u माइनस जीरो, सो दिस विल बी v बाई यू। रेस्टिट्यूशन का आंसर आ गया। अगर ये पूछा होता, अगर आपसे फाइनल स्पीड पूछी होती तो v का आंसर आ जाता e इंटू यू, ये दूसरा आ जाता।
इस सवाल में मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसकी इंपल्स निकालनी है, तो ये भी निकाल देते हैं। व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इंपल्स का क्या फॉर्मूला था, या तो था इंटीग्रल ऑफ एन डी टी, यहां पर हम मोमेंटम चेंज से भी निकाल सकते हैं, या इसका फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली, ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन हमने नेगेटिव मान ली। तो फाइनल मोमेंटम है m इंटू वी पॉजिटिव साइड पर, माइनस इनिशियली नीचे आ रहा है नेगेटिव साइड पर, माइनस ऑफ m इंटू यू, तो इंपल्स आ गया एम वी प्लस एम यू। सो दिस इज द इंपल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो कोई जनरल कोलिजन थी क्योंकि इसका रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट निकला। अगर यही क्वेश्चन इलास्टिक के लिए आता तो क्या करते, इफ इट इज इलास्टिक तो E1 हो जाता, E1 हो जाता और V और U बराबर आ जाती। तो इलास्टिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करें, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ही तो है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाना, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी टकराने के बाद बॉडीज सेम स्पीड से ही वापस आ जाती है। ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया इसी से। तो स्टार बना के पॉइंट लिख देता हूं। सो हियर if the collision was elastic then E is 1, therefore जो इक्वेशन बनी थी EU उससे VU के बराबर आ गई, यानी आफ्टर और बिफोर सेम स्पीड आ जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब पिछले सवाल में तो मैंने ये बॉडी को वर्टिकली लिया, अब मान लो यही बॉडी ऐसे किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, ठीक है, सरफेस स्मूथ ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे सवालों में स्मूथ या रफ का चक्कर पड़ता है, अगर वर्टिकली हो तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा, मैं इससे अगला सवाल विद फ्रिक्शन लेके भी करूंगा। तो यहाँ पर विदाउट फ्रिक्शन लेके कर रहा हूँ। देखिए क्या है, हमें क्या क्या निकालना, रेस्टिट्यूशन निकालिए, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इस बॉल की निकालिए, और एंगल जो बीटा बनाती है आफ्टर कोलिजन विद द वर्टिकल। तो देखिए तीनों ही अच्छे सवाल है। तो मान लीजिए यू से आ रही है, तो इसका जो इधर कंपोनेंट है इस तरफ वो कितना है, यू कॉस थीटा, और जो इसकी यानी ऐसे बना दिया ये यू कॉस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट हुआ वो हुआ यू साइन थीटा, ठीक है। अब टकराने के बाद मान लीजिए ये ऐसे चलेगी, ये एंगल हमें पता नहीं है, ये बीटा जो कि निकालना है, हमें नहीं पता कितने एंगल पर गई, और हमें ना पता ये कितनी स्पीड से गई, हमने v जो कि निकालनी है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो अब ध्यान से एरोस को चेक करना। अब यहां पर एक बात तो पक्की है कि ये जो कंपोनेंट है इस तरफ, ये जो यू साइन थीटा है, कोलिजन के बाद भी ये एक्स में सेम ही रहेगा, यानी ये यू साइन थीटा ही रहेगा, जो कि ये क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देखो वेलोसिटी चेंज कब करती है, जब कोई ना कोई फोर्स हो। वर्टिकल में तो समझ में आता है कि वर्टिकल में कोलिजन के दौरान नॉर्मल रिएक्शन बॉडीज और फ्लोर के बीच में लगती है, जो कि इंपल्सिव फोर्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स n है, जिसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन वगैरह बदल जाती है, ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन ने ये x कंपोनेंट भी चेंज कर देना था। तो इस क्योंकि स्मूथ है तो कोलिजन के बाद भी जो कोलिजन से पहले x का कंपोनेंट है यू साइन थीटा, कोलिजन के बाद भी वही रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने फोकस करना है केवल, मान लीजिए कि इसका जो y कंपोनेंट जो बदला, x तो बदला ही नहीं, यानी यू साइन थीटा ये vx है, ये उतना ही जितना इनिशियली ux है, राइट। अब इसका जो y कंपोनेंट है जो कि इस तरफ होगा, हमें नहीं पता कितना है। तो चलिए अब आपने रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए फोकस केवल करना है सेपरेशन, मींस कोलिजन के बाद वाली चीज। सेपरेशन में ध्यान से देखिए, vy जो ऊपर जा रहा है ग्राउंड और इसमें सेपरेशन बढ़ती चली गई, तो E जो बनेगा सेपरेशन मींस vy माइनस 0। अप्रोच मींस इस एरो को देखिए, ये अप्रोच कर रहा है ग्राउंड को, ग्राउंड रेस्ट पर है, u cos थीटा माइनस 0। तो यहां से जो vy आ गया वो e इंटू यू कॉस थीटा आ गया, यानी इसका ये y कंपोनेंट हमने निकाल लिया। हमें अब वेलोसिटी निकालनी है v, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसका और इसका रिजल्टेंट है, ये एंगल तो 90 है, सो देयरफॉर v क्या आ गया, दो वेक्टर जब 90 पर हो, v स्क्वायर y प्लस u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर y यानी e स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, तो यहाँ से e स्क्वायर यू स्क्वायर अंदर बच गया, ये 1 होता है, ये बन गया e u, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट एंगल बीटा, ये है, यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए ऐसे ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में से जो टेंजेंट बीटा है दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी यू साइन थीटा अपॉन बेस, बेस यानी वाई कॉम्पोनेंट। तो टेंजेंट बीटा आपका आ गया। तो जो वाई कॉम्पोनेंट था आपका वो कितना था, ए यू कॉस थीटा। तो ये आ गया यू साइन थीटा अपॉन ए यू कॉस थीटा। तो दिस बिकम्स tan थीटा बाई ई। तो टेंजेंट बीटा का रिलेशन आ गया tan थीटा बाई ई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहीं पर देखिए, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होती, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होती तो ई कितना आता, 1। तो यहीं पे लिख देता हूं, फॉर इलास्टिक कोलिजन ई 1 होता। तो यहां से tan बीटा tan थीटा के बराबर आता, तो थीटा बीटा के बराबर आता। तो ये एक और शानदार रिजल्ट है कि जब भी बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं। हमने प्रूव भी कर दिया। तो बड़ा ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का लास्ट सवाल लिया है और लास्ट सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या, ये पिछले जैसे ही सवाल है, जैसे पिछले मैंने कहा कि अगर ऑब्लिकली कोलाइड करे और लेकिन सरफेस स्मूथ हो तो क्या होता है, वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये रफ मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, रफ मान लिया तो क्या, पहले वही कंपोनेंट बना लिए। इसका इधर कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो यू कॉस थीटा, मतलब ऐसे यू कॉस थीटा। ये यू साइन थीटा मीन्स इनिशियल जो एक्स कंपोनेंट है इसका यू साइन थीटा। अब देखिए, जब टकरा कर ये इधर जाएगा, हमें नहीं पता कितने एंगल पर जाएगा, ये v है, तो इसका जो y कंपोनेंट है वो हमें नहीं पता, इसका x भी बदल जाएगा, वो इसके बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन x डायरेक्शन में इसको चेंज कर देगी। अब y डायरेक्शन में जो इंपल्सिव फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है, x डायरेक्शन में जो इंपल्सिव फोर्स है वो फ्रिक्शन है, ये याद रखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, E निकालने के लिए सेपरेशन मतलब vy -0, अप्रोच मीन्स u cos थीटा -0। तो हमारे पास रेस्टिट्यूशन तो आ गया vy अपॉन u cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की इंपल्स, फ्रिक्शन की इंपल्स मींस इंटीग्रेशन ऑफ f dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो f, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हटा दो, f यानी -μn dt, ये निकालना है। माइनस क्यों? क्योंकि इसको, इसके मोशन को अपोज करेगी फ्रिक्शन नेगेटिव साइड पर, ये निकालनी है हमें। फाइनल मोमेंटम x के लॉन्ग लगाना है, फाइनल मोमेंटम x के लॉन्ग m vx माइनस इनिशियल x के लॉन्ग m u sin थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपका आंसर आ गया, इंपल्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गया इसका आंसर। ऐसी इंपल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब हमने ये x के लॉन्ग लगाया, ऐसी इसको y के लॉन्ग लगा दो। तो इंपल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मींस ndt, यानी y में फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर m इंटू vy, इनिशियल नेगेटिव साइड पर माइनस mu cos थीटा सेकेंड। तो ये दोनों आंसर आ गए। तो यहां से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन यानी हेड ऑन कोलिजन के काफ़ी मैंने केस करवाए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं कोलिजन का जो पार्ट 2 है, जो हमारा 8वां लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें मैं ऑब्लिक कोलिजन के साथ साथ आपको फुल वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कोलिजन्स के कवर करवाऊंगा। तो जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए और मेरा कंटेंट देखिए और अपने कमेंट्स, शानदार कमेंट्स जरूर डालिए। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार।